हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्रिएशंस, जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं और याद करते हैं। आज की हमारी क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रहेगी। ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को समझा और अपना मेजर टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कवर किया। हमने यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के सिलेबस को रिकॉर्ड किया, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी 4th यूनिट है। इससे पहले 3 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो दिस इज योर जस्ट मैनेजमेंट ऑफ फंड। फंड को मैनेज करना ही आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। मेरे को ये बताइए, क्या फंड को मैनेज आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी कर सकते हो और क्या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी कर सकते हो, है ना? तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होता है और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेज? ये मैनेजमेंट या मैनेज का मतलब क्या है? मैनेजमेंट या मैनेज का मतलब है, या तो मैं अरेंज कर रहा हूं फंड को या मैं यूज कर रहा हूं फंड को। मैं अरेंज करूंगा और यूज करूंगा, इसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ये मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म में भी होगी, ये लॉन्ग टर्म में भी होगी। तो आपका शॉर्ट टर्म भी अरेंजमेंट ऑफ फंड होगा और लॉन्ग टर्म में भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा अरेंजमेंट ऑफ फंड का। सेम विद शॉर्ट टर्म में भी यूजेस ऑफ फंड होगा, लॉन्ग टर्म में भी यूजेस ऑफ फंड होगा। इतना समझ में आया? अब देखो, शॉर्ट टर्म में पैसे को तुम कहाँ से अरेंज कर सकते हो? हमने टाइप्स ऑफ मार्केट देखी हैं, जो हमारी 2 टाइप की होती हैं। टाइप ऑफ मार्केट के अंदर हमने 2 टाइप की मार्केट देखी है। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट जहां से मैं शॉर्ट टर्म के लिए फंड को अरेंज कर सकता हूं, जिसके अंदर आते हैं आपके टर्शरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, आपका इसमें और आ सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और आ सकते हैं आपके कॉल मनी, जिसको आप नोटिस मनी भी बोलते हो। तो ये सब क्या है? ये आपकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड को मैं अरेंज कर सकती हूँ फ्रॉम द मनी मार्केट, है ना? और उसको यूज कहाँ करूंगी, कहाँ यूज करेंगे? यूज करने के लिए मेरे को ये बताओ, हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर आपकी 2 चीजें आती हैं। एक साइड आती है आपकी एसेट्स, एक साइड आती है आपकी लाइबिलिटी, है ना? एसेट के अंदर आती है आपकी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, या आप कह सकते हो शॉर्ट करंट नॉन करंट ही कर लो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को रहने दो। सेम इसी तरीके से आपकी आती है लाइबिलिटी, जिसमें आती है करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक आता है यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड, जिसको आप इक्विटी के नाम से भी जानते हो, जिसमें आप शेयर होल्डर फंड कह सकते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस ले सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग ले सकते हो, ये सारी चीजें, है ना? अब मेरे को ये बताओ, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। हमें ये पता है बैलेंस शीट की करंट एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर मैं यहां से इस करंट एसेट को हटा दूं और यहां से इस करंट लाइबिलिटी को हटा दूं, क्या मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिख दूं तो मेरी बैलेंस शीट मैच होगी? हाँ,
होगी ना। तो यहीं पे तो हम सारे फंड्स का यूज करते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में फंड का कहाँ यूज करते हो? इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। करंट एसेट कहाँ से आ रही है, करंट लायबिलिटी कहाँ जा रही है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर यूज किया जाता है आपके फंड्स का फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यू कैन से। और इसी में आ सकता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या आपका आ सकता है डेटर्स मैनेजमेंट, है ना। समझ आया ये। लॉन्ग टर्म में अरेंज कहाँ से होगा? कैपिटल मार्केट से। दो टाइप की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या आता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डेट, ये सब आता है। तो अरेंजमेंट होती है आपकी कैपिटल मार्केट से। यूज कहाँ करोगे? यूज करते हो आप पैसे को, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, आपने फैक्ट्री परचेज कर ली, आपने मशीनरीज परचेज कर ली। तो जो लॉन्ग टर्म में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो फाइनेंस के टर्म में उसकी एक फैंसी सी टर्म यूज की गई है जिसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग और कुछ नहीं है। कैपिटल बजटिंग इज ओनली द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, वो आता है आपका कैपिटल बजटिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोबारा से बढ़िया समझ में आ गया ना। अब इसी के लिए जब मेरे पास हम फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे पास आता है हमेशा रिस्क। क्या? रिस्क। रिस्क क्या होता है, मेरे को ये बताओ। रिस्क इज जस्ट कि जो चीज आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी, उसका जो आपका एक जो कहते हैं ना, जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा, कुछ ना होने की वजह से जो चीज अराइज, दैट इज योर रिस्क। ठीक है। अब जो ये रिस्क है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो फिक्स्ड रिस्क, कि ये रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। एक आपका ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या? डे टू डे का रिस्क। क्या पता चलते चलते एकदम मशीन खराब हो जाए, एकदम से लेबर भाग जाए, सैलरी देनी है लेबर्स को, मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड का रिस्क। फिक्स रिस्क आपका फाइनेंशियल रिस्क बोल सकते हो, और आप इसी को लॉन्ग टाइम पीरियड का रिस्क बोल सकते हो। लॉन्ग टाइम पीरियड का रिस्क इज लाइक कि वो रिस्क जो आपका 1-2 साल का नहीं है, लंबे टाइम पीरियड का है। जैसे लेबर भाग गई, मशीन खराब हो गई, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, ये तो शॉर्ट टाइम पीरियड की रिस्क है ना। डे टू डे ये रिस्क तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे आपके बिजनेस में। तो इस रिस्क से ही मेरी एक फैंसी सी टर्म फाइनेंस में निकल के आती है, जो कि है लिवरेज। लिवरेज क्या होती है? लिवरेज होती है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क। सिंपल भाषा में बता रही हूँ बिल्कुल। फिक्स्ड कॉस्ट जहां भी है, इसमें आपका ये रिस्क भी आएगा और ये रिस्क भी आएगा, क्योंकि ये भी हमेशा आपके बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। और डे टू डे एक्टिविटीज का जो रिस्क है वो भी हमेशा देखने को मिलेगा। तो लिवरेज के अंदर आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सैलरी लेबर्स की, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ये कॉस्ट तो हमेशा आएगी ना, फिक्स्ड है कि आएगी ही आएगी। फाइनेंस की कॉस्ट, तुमने कहीं से पैसा उधार लिया तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। आपने प्रेफरेंस शेयर लिए तो आपको फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ा। तो ये वो कॉस्ट है जो कि लॉन्ग टर्म की होती है थोड़ी सी। तो लिवरेज क्या है? लिवरेज रेफर्स टू यूज्ड बोरोड फंड, या आप कह सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट, जो इंक्रीज कर देती है कि पोटेंशियल रिटर्न आपको ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रॉफिट था 100 रुपीज का। 100 रुपीज में से मैंने 10 रुपीज रिटेन्ड अर्निंग कर ली
और मैंने 90 रुपीज शेयर होल्डर को दे दिए। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, 10 रुपीज को इन्वेस्ट किया। इस बार मैंने 20 रुपीज को सेव कर लिया, या 15 कर लो, 15 रुपीज को सेव कर लिया और 95 रुपीज जो है वो शेयर होल्डर को दे दिए। तो इस बार मैं ये शेयर होल्डर को रिटर्न ज्यादा कैसे दे पाया, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट ज्यादा किया था। जब इन्वेस्ट ज्यादा किया तो रिटर्न भी ज्यादा दे पाया और रिटेन्ड अर्निंग भी ज्यादा दे पाया। अगले साल मैं अब 125 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, जिसमें से मैं 25 रुपीज अपना सेव कर लूंगा एज ए रिटेन्ड अर्निंग फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। 100 रुपीज यहाँ पे शेयर होल्डर को दे दूंगा, फिर से शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ गया। तो लिवरेज आपका क्या इंश्योर करता है, उधार पैसा ले रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को बढ़ा रहे हो, तो ये क्या इंश्योर करता है, ये कहता है कि पोटेंशियल रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आपका ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? लिवरेज की जो ये आपकी टाइप्स पड़ी है ना, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां से ही आती है आपकी टाइप ऑफ लिवरेज। क्या? लिवरेज की टाइप। मेरे को पहले बस इतना बताओ, क्या तुम्हें लिवरेज समझ में आया है? लिवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जहां है वहां लिवरेज है, जहां फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है वहां लिवरेज नहीं है, ये समझ लो और आसान भाषा में। अब लिवरेज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी टाइप थी, एक थी या तो मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट या मेरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो लिवरेज की भी यही टाइप आती है, एक आती है आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज और दूसरी आती है आपकी फाइनेंशियल लिवरेज। ये है ऑपरेटिंग और ये है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज वो लिवरेज जो कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आई है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज हुआ उसे बोल दिया फाइनेंशियल लिवरेज, और जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज हुआ उसको नाम दे दिया ऑपरेटिंग लिवरेज। दैट्स इट। हाँ, इतना ही आसान है। यहां तक चीजें समझ में आई? जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसको आप बिजनेस रिस्क भी बोलते हो। रिस्क की टाइप भी आज हम करेंगे, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सारे रिस्क की टाइप करेंगे। बट ऑपरेटिंग लिवरेज आपका बिजनेस रिस्क होता है एंड द फाइनेंशियल लिवरेज इज योर फाइनेंशियल रिस्क। अब एग्जाम्पल्स पे या फॉर्मूलाज पे जाने से पहले एक चीज और सिखाती हूँ आपको, जो हम सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। देखो, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट लाइक सिंपल, जैसे नाम ही बता रही है, आपकी इनकम की स्टेटमेंट दे रहा है पूरा। इनकम स्टेटमेंट इज लाइक कहाँ पे कितने की सेल हुई, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लगी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी, वो सब आता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले लेते हैं हम सेल्स। सेल्स फॉर एग्जाम्पल मेरी 10,000 रुपए की सेल हुई, से SALE। सेल्स में से मैं माइनस करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट मेरी 3,000 थी। 7,000 ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इसको मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन हमें आगे काम आएगा। ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब मैं माइनस करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो आपकी ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ लिख लो। ये आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको मैं एज ए इंटरेस्ट लेके चलती हूँ, जिसको मैं माइनस करूंगी प्रॉफिट आने के बाद। बताती हूँ अभी। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो ये आ गया मेरा EBIT। EBIT 5,000। ये EBIT ही एक्चुअली मेरा प्रॉफिट है। इस EBIT में से मुझे पहले माइनस करना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है मेरा, मान लिया मैंने 2,000।
तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया कितना, 3000। इसमें से मैंने टैक्स माइनस किया, एट द रेट 50% मेरा टैक्स था, तो मैंने 1500 रुपीज माइनस किया और 1500 आ गया यहाँ पे मेरे पास क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट आई है, इसको मैं एज ए डिविडेंड देती हूँ या फिर मैं इसे एज ए रिटेन्ड अर्निंग रख सकती हूँ। ये पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट समझ में आई? मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। ये देख लो। ये नहीं हो रही भाई, कोई नहीं, थोड़ा सा आप भी अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब की स्क्रीन जूम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ? अब फॉर्मूलाज पे चलें। सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे हम ऑपरेटिंग लिवरेज का। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला के लिए हमारे पास ये जो कॉस्ट थी, ये ही तो मेरी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट थी। तो इससे ऊपर जो भी अमाउंट है और इससे नीचे जो भी अमाउंट है, इन अमाउंट के थ्रू ही तो मेरा फिर ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगा। मुझे ये निकालना है कि जो ये मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे क्या निकालता है, मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है, यही तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज बताएगा ना। तो उसके लिए आपको ये देखना है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है अपॉन मेरा ईबीआईटी कितना है, उसके बेसिस पे आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन को मैं और क्या कह सकती हूँ, या फिर अगर आपको 2 साल का डाटा दे रखा है, मैं 2 साल का डाटा यहाँ लिखती हूँ जिससे मैं एक दो कंक्लूजन और आपके ड्रॉ कर पाऊँ। ये मान लो आपका है बिजनेस 1, यहाँ करो आप बिजनेस 2। बिजनेस 2 के अंदर क्या हुआ, बिजनेस 2 के अंदर मैंने मान लिया कि आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, वही 10,000 की आपकी सेल है, 3,000 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, सेम मेरा 7,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ इस बार मेरी ना फिक्स्ड कॉस्ट कम है, 1,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, तो यहाँ मेरा ईबीआईटी इस बार 6,000 बना। अब इसमें से मैं वही 2,000 का इंटरेस्ट माइनस करूंगी, 4,000 मेरा ईबीटी आ गया। इतना ही कर लो। अब ये देखो चेंज कहाँ है, चेंज मैन्युअली यहाँ इस अमाउंट में किया है। फॉर्मूला क्या बताया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इस फॉर्मूला को दोनों बिजनेसेस में यूज करो। पहले केस में 7,000 डिवाइडेड बाई 5,000, इसका आंसर आएगा आपका 130 से 30 गई, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 1.40 आंसर आ गया। यहाँ आएगा आपका 7,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 6 1 जा 6, 1 0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 1.67। क्या एक चीज और समझ में आई यहाँ से? फॉर्मूला तो समझ में आएगा या कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आएगा। क्या एक चीज और ड्रॉ कर पा रहे हो, हायर द फिक्स्ड कॉस्ट हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज, लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट लोअर द ऑपरेटिंग लिवरेज। इसी में एक केस और ले लो, इसको एक बार थोड़ा सा कहाँ लिखूं, यहीं लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है बट समझ जाना। बिजनेस 3 ले लो, 10,000 वही 3,000, 7,000, इस बार मेरी कॉस्ट है 0 एंड मेरा ईबीआईटी आ गया 7,000। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन है 7,000, ईबीआईटी भी है 7,000, आंसर आ गया 1। कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ किए, कंक्लूजन ड्रॉ किए हमने, फर्स्ट हायर ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है हाई फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड, ऑपरेटिंग लिवरेज नेवर 0, कैसे, इन केस ऑफ
जीरो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज इज 1। ऑपरेटिंग लिवरेज कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो फिक्स्ड कॉस्ट में भी आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होगा। थर्ड कंक्लूजन, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये बताती हूँ अभी कैसे। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये है आपके पास। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है, 1500। 2000 में से मेरे को 50% टैक्स दिया, 2000 का मैंने टैक्स दे दिया, वही टैक्स रेट मेरा सेम है 50%। यहाँ प्रॉफिट कितना आया, 2000। तो जितना ज्यादा आपका यहाँ पे रिस्क है उतना ही आपका रिटर्न भी ज्यादा है। रिस्क किस चीज का है, फिक्स्ड कॉस्ट का। मतलब कि जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना आपका रिस्क ज्यादा। समझ में आया ये कंसेप्ट, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये तो आपका यूनिवर्सल पॉइंट है ना वैसे भी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसी में एक चीज और ऐड ऑन कर लो, हायर द फिक्स्ड कॉस्ट हाई द रिस्क। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है उतना ही रिस्क ज्यादा है, और जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही रिटर्न ज्यादा होगा। ये सारे पॉइंट कंक्लूड कर पाए हो। ये जो आपका यहाँ आंसर आया है 1.40, ये 1.40 क्या इंडिकेट करता है, ये 1.40 आपका इंडिकेट करता है अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो मेरा EBIT जो है वो 1.4 से बढ़ेगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये ना बेसिक परसेंटेज वाले पॉइंट है। अगर परसेंटेज का बेसिक अगर आपको क्लियर है तो ये आप समझ जाओगे। 1.40 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 पॉइंट से अगर मेरा 1 रुपए से अगर मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन को बढ़ाऊंगी तो मेरा EBIT जो है वो 1.40 से बढ़ेगा। समझ में आया ये पॉइंट। ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिस्टल क्लियर हुआ। चले ऑपरेटिंग लिवरेज की तरफ। ये है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक बार रीड करेंगे अब। द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन ए कंपनी अर्निंग, हायर फिक्स कॉस्ट हायर रिस्क बट द पोटेंशियल प्रॉफिट भी यहाँ पे आपका हायर होगा। फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर सकते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन आएगा। ये प्रॉफिट क्या, ये प्रॉफिट आपका EBIT। एग्जाम्पल दे रखा है। ऑपरेटिंग लिवरेज आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल एक बार दोबारा देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। इसी एग्जाम्पल में अब मैं आपको फाइनेंशियल लिवरेज करवाऊंगी। एक बार देख लो अच्छे से चीजों को, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, आगे चले। अब आ जाओ आगे। आगे क्या, आगे अब है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, फाइनेंस वाला रिस्क, मतलब कि इंटरेस्ट वाला रिस्क, ये वाली अमाउंट का रिस्क है ना। यहां हमने क्या लिया था, ये वाली अमाउंट का रिस्क। जब मैंने इस अमाउंट का रिस्क लिया तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। जब ये वाली ले रही हूँ तो इसमें भी फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT अपॉन EBT। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज है आपका EBIT अपॉन EBT। एक ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद कर लेना,
कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कंट्रीब्यूशन का, ना ब्रेक इवन पॉइंट का, ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ना आपका फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, किसी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बस इनकम स्टेटमेंट को याद कर लो, समझ लो अच्छे से। समझ आया? फाइनेंशियल लिवरेज में क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी फर्स्ट केस में, दोनों केसेस लो वो पिछली बार की तरह। बिजनेस वन में मेरा ईबीआईटी कितना है? 5000। ईबीटी कितना है? 3000। 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 1.66 आ गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ कितना आएगा? ईबीआईटी कितना है? 6000। ईबीटी कितना है? 4000, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने दोनों केसेस में सेम लिया है ना। 4 0 से 4 0, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20, 1.50। ये आ गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में ईबीटी नहीं दे रखा, ईबीटी की जगह आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा होता है, या फिर आपका अर्निंग पर शेयर दे रखा होता है। तो आप उस केस में ईबीटी को ही अर्निंग आफ्टर टैक्स मान लोगे, और ईबीटी को ही आप अर्निंग पर शेयर भी ले सकते हो। ये 1.6 और 1.5 आपका क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, अगर सेल में 1% का चेंज आया, या ईबीआईटी में 1% का चेंज आया, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर आपका 1.6 का चेंज आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको ना 2 ईयर की फिगर दे रखी हो, तो उसमें आप न्यू वैल्यू एंड ओल्ड वैल्यू से भी निकाल सकते हो। वो कैसे होगा? वो होगा आपका परसेंट फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये फॉर्मूला यूज होगा। सेम ऑपरेटिंग लिवरेज में भी ऐसा ही होगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको 2 ईयर का चेंज दे रखा है, तो उसमें भी आप यूज करोगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिवरेज का। लास्ट हमारा बचा कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज के अंदर होता है, आप दिखा देती हूँ। कंबाइंड लिवरेज होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई आता है। आपको जो ऑप्शन दे रखे थे वो दे रखा था ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज, माइनस फाइनेंशियल लिवरेज, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ज्यादातर बच्चे ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज करके आए थे, तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज होता है। लिवरेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चले। देखो, अब हमें जो कॉस्ट निकालनी है वो निकालनी है इसकी। ये जो इंटरेस्ट है, या फाइनेंशियल लिवरेज के हमने सोर्सेस पढ़े थे पिछली क्लास में। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना बेटा, जब तक आपने सोर्सेस ऑफ कैपिटल नहीं देखा तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। तो एक बार आपको कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि वो वाली क्लास ना जरूर देख लेना। उसके अंदर हमने सोर्सेस के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल किया था। मेरे को ये बताओ, जर्नली तुम कैपिटल कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हो? सोर्सेस को सबको भूल जाओ, मत देखो, फिलहाल मेरे को बस इतना बताओ, कहाँ से पैसा ले सकते हो? आप पैसा ले सकते हो इक्विटी से, आप पैसा ले सकते हो प्रेफरेंस से, आप पैसा ले सकते हो डेट से, आप पैसा ले सकते हो रिटेन्ड अर्निंग से, आप पैसा ले सकते हो लीज फाइनेंसिंग से।
लीज फाइनेंसिंग की कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते। लीज फाइनेंसिंग का पूरा कंसेप्ट भी मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो जो हमें कॉस्ट पढ़नी है वो मेरे को इन 4 सोर्सेस की कॉस्ट पढ़नी है। इक्विटी से पैसा लूंगा तो कितनी महंगा पड़ेगा, इस कॉस्ट का मतलब क्या है मेरे को ये बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब से कर रहे हैं, ये कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब ये है कि जो कैपिटल तुम रेज कर रहे हो, जो पैसा तुम उधार ले रहे हो बिजनेस को चलाने के लिए, अगर कोई तुम्हें उधार पैसा देगा तो वो तुमसे कुछ ना कुछ उम्मीद करेगा। तो जो वो उम्मीद कर रहा है या वो पैसा लेने के बदले में जो तुम्हें उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसकी उम्मीद के काम की चीज, उसी को कहा गया है कॉस्ट। किसी ने तुमसे 100 रुपए लिए तो तुम उम्मीद कर रहे हो कि अगली बार वो तुम्हें 110 रिटर्न करे, तो 10 रुपए क्या बन गई? कॉस्ट बन गई। तो 10/100 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है ना। तो 10% कि अगर तुम अपने दोस्त से पैसा ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? 10%। 100 रुपए के बदले 10% ज्यादा देना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कॉस्ट। कॉस्ट समझ में आया कॉस्ट क्या है? अब मेरे को ये बताओ इक्विटी की कॉस्ट क्या पड़ सकती है? एक फॉर्मूला बेसिक जो चारों में काम आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट अपॉन कैपिटल। कॉस्ट अपॉन कैपिटल इनटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा चारों का। चारों का इक्विटी की कॉस्ट हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसके 5 मेथड हैं। सबसे पहले डेट की कॉस्ट देख लेते हैं क्योंकि ये इजी पड़ता है। डेट की कॉस्ट क्या हो सकता है? डेट में तुम इंटरेस्ट, डेट में तुम कॉस्ट क्या देते हो? डेट में तुम कॉस्ट देते हो इंटरेस्ट। डेट में कॉस्ट क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो ना। अपॉन कैपिटल, कैपिटल को आप नेट प्रोसीड भी लिखते हो। अब ये नेट प्रोसीड क्या होता है ये अभी बताती हूँ। नेट प्रोसीड में आता है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को जो इशू किया उसमें से जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका नेट प्रोसीड आ जाता है। तो डिबेंचर जितने रुपए का भी इशू किया उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या? वो कॉस्ट जो आपको किसी सिक्योरिटी को इशू करने की वजह से चुकानी पड़ती है। छोटे मोटे खर्चे कह सकते हो, लाइक आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ा, अंडर राइटर्स को पैसा देना पड़ा, वो सब आता है फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर। तो डिबेंचर क्या बन गया? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को ये बताओ इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है? डिबेंचर की आपकी 2 चीजें होती है, देखो डिबेंचर को बताती हूँ न्यू स्लाइड पे ही। अभी तक हमने किया डिबेंचर का फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेट प्रोसीड हम समझ गए क्या होता है। अब मेरे को ये बताओ इस इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। मेरे को डिबेंचर की आपकी 2 वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है रिडम्पशन वैल्यू। क्या ये दोनों सेम होती है हर बार? नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। हो सकती है ना। क्या डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है? हाँ। क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है? हाँ। तो फेस वैल्यू की क्या रेलेवेंस कुछ बची? एक्चुअली में फेस वैल्यू तो कुछ बचा ही नहीं। फेस वैल्यू तो नेट वैल्यू आनी चाहिए ना हमारी, कि नेट वैल्यू मैंने डिबेंचर इशू करके 50,000 रुपए लिए, तो ये नेट वैल्यू ही तो मेरी नेट प्रोसीड थी कि जितने रुपए का इशू किया उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दो, तो ये नेट प्रोसीड आपकी इशू वैल्यू आ गई। क्या मैं कह सकती हूँ? जब आप इशू वैल्यू में से रिडम्पशन वैल्यू को माइनस कर दोगे तो क्या फिर आपके पास नेट वैल्यू आएगी? ये है आपकी इशू वैल्यू। आपने इतने रुपए के इशू किया, इशू में भी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में से भी आपका माइनस करोगे आप नेट प्रोसीड। फेस वैल्यू नहीं, सॉरी, इशू प्राइस, जितने रुपए का प्राइस इशू किया उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करोगे, नेट प्रोसीड आएगा। क्या? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, आपका आएगा क्या? नेट प्रोसीड। ये नेट प्रोसीड क्या? वो अमाउंट जिसके ऊपर हमने शेयर इशू किया है।
देन रिडक्शन वैल्यू, रिडीम आपने प्रॉफिट पे किया है, प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, वो वैल्यू आ जाएगी सीधा। अब जब इशू इसमें से इशू वैल्यू में से आप नेट प्रोसीड को माइनस करोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। क्या डिबेंचर 1 साल के लिए इशू होते हैं, उससे ज्यादा? ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो आप ले लोगे डिबेंचर की लाइफ, कि जो ये आपकी कॉस्ट पड़ी है वो कितने साल की पड़ी है, तो आपको एवरेज 1 साल की लेनी पड़ेगी। मैं लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगी, अभी जो मैं बता रही हूँ बस उसको ध्यान से सुनते जाओ तुम सब। यहां तक समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ इस इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा कुछ और भी प्लस होगा? क्या प्लस होगा? मेरा फॉर्मूला बन गया अब इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू, जितने में मैंने रिडीम किया उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रोसीड को, माइनस करेंगे नेट प्रोसीड को, उसको डिवाइड करेंगे हम लाइफ ऑफ डिबेंचर के साथ, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। समझ में आया? अब ये एक और फॉर्मूला। अब आ जाओ इस नेट प्रोसीड पे। जब आप अलग किसी वैल्यू पे रिडीम कर रहे हो, जितने का लिया था अगर उतना ही दे रहे हो प्लस इंटरेस्ट, तो कॉस्ट यही बनेगी, है ना? लेकिन जब अगर उसके साथ कुछ और एडिशनल करके दे रहे हो तो इस नेट प्रोसीड में भी तो डिफरेंस आएगा ना। तो फिर यहाँ आपका नेट प्रोसीड ना अगर आपकी आएगी एवरेज वैल्यू, किस चीज की एवरेज वैल्यू? आपने जो रिडीम किया है प्लस आपका जो नेट प्रोसीड था डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वैल्यू। यहां तक समझ में आया? अब बच गया एक और कंसेप्ट बस। मेरे को ये बताओ, क्या डिबेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो, क्या हमारे बिजनेस को इंटरेस्ट के ऊपर फायदा मिलता है? इंटरेस्ट की वजह से, सॉरी, टैक्स पे फायदा मिलता है? इंटरेस्ट की वजह से टैक्स पे फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो जो मेरा ये इंटरेस्ट है, क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए? इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स, जितना मैंने टैक्स सेव किया प्लस रिडम्पशन वैल्यू। कैसा नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए। तो करो ना, तो करो, वेट क्यों? करना चाहिए ना, तो करो। कर दिया जी। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर की कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बना? इंटरेस्ट इनटू 1 - टी क्या है यहाँ पे? आपकी टैक्सेबल अमाउंट, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन लाइफ, लाइफ क्या, जितने टाइम के लिए डिबेंचर को इश्यू किया है, डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ नेट प्रोसीड एंड योर रिडम्पशन वैल्यू। यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। क्या इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूं? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लें इसका? कर लो, आसान समझ आ जाएगा। कर लो बच्चे, कर लो। कर लो। एबीसी कंपनी है जिसका टैक्स रेट है 40%। कंपनी ने इशू किए डिबेंचर्स 100 रुपीज के 6% इंटरेस्ट पे। कैलकुलेट करो केडी। केडी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये देखो, ये हमने अलग अलग टाइप देखे थे ना। इक्विटी को बोलते हैं केई, ये लिख लो साथ साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस को बोलते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर को बोलते हैं के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। रिटेन्ड अर्निंग को बोलते हैं के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये क्वेश्चन है। अब आपकी फर्स्ट सिचुएशन, इसमें एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बता दूंगी, ध्यान से सुनते चलना बस। फर्स्ट, डिबेंचर रिडीम किए हैं पार पे, डेट रिडीम एट पार आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद डिबेंचर आपने पार पे रिडीम किए हैं। सेकंड केस, डिबेंचर जो इशू किए थे
वो किए थे 5% प्रीमियम पे और रिडीम किए हैं एट 10% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद। ये होगी दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर्ड हुई आपकी एट द रेट 3% जिस टाइम पे आपने इशू किया, प्लस रिडीम कर रहे हो आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो मतलब आपको डिबेंचर समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर समझ में आ गया। सबसे पहले ना कोने पे लिख लो फॉर्मूला क्या था आपका। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था हमारा इंटरेस्ट 1 - t प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन लाइफ डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। ये फॉर्मूला था, है ना। अब कर दो सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। एबीसी 40% का टैक्स 10 रुपए के इशू किए हैं, 6% इंटरेस्ट देना है। डिबेंचर रिडीम किए हैं 5 रुपए पे, इंटरेस्ट कितना है 6%। 1 माइनस टैक्स कितना है 60 है, तो 1 - 40 कर दो आप, प्लस रिडीम के पार पे ही रिडीम किए हैं तो 100 प्लस 100 ही होगा। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी क्योंकि आपको कितने टाइम के लिए 5 ईयर के लिए। डिवाइड करो रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड आपकी सेम है तो आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हो, या 100 + 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी आंसर आपका 100 ही आएगा। मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे 100 से। हाँ, यहाँ भी इस फॉर्मूला में भी डाल लो, आपको ये परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस 100 से ये 100 कट गया, 3 6 इंटू 0, इसको करो 6 इंटू 0.60 प्लस 200 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 200 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा आपका 40। बट आंसर इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ करी हमने। हाँ, अरे ये देखो, ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा। 100 - 100 डिवाइडेड बाय 500 - 100 0। किसी भी चीज जीरो को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आएगा 0। 6 इंटू 0.06 आएगा आपका, 6 6 ज़ा 36, तो 3.6%। तो इस केस के अंदर आपके डिबेंचर की कॉस्ट पड़ेगी 3.6%। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यहीं पे साइड में ही दूसरा क्वेश्चन करें। स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं चाहती पर ये हूं कि मैं इसी पेज पे आपको बता दूं। देखो, डिबेंचर इशू करे हैं 5% प्रीमियम पे, रिडीम करे हैं 10% प्रीमियम पे। इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, 6 इंटू 0.60 प्लस सबसे पहले आएगी आपकी रिडम्पशन वैल्यू। रिडीम कितने पे किए हैं 5% प्रीमियम पे, सॉरी रिडीम तो 10% पे है, तो रिडीम की वैल्यू आ गई 1110। 100 का 10% 10 आ गया तो 1110। इशू कितने पे किए थे 5% पे, तो 105, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी 100 है। कितने साल के लिए है 4 इयर्स के लिए। डिवाइड करोगे 110 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो।
इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ये ऊपर तो आएगा आपका 3.6 प्लस 1 1 10 5 5 डिवाइडेड बाई 4 1.25 1.25 डिवाइड, इसको मैं कोई रेज ही करना पड़ेगा। 1.25 डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका 125 215 डिवाइडेड 15 का 10 7 7.5 107.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर बनेगा 4.85 डिवाइडेड बाय 107.5 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5। सॉल्व कर लेना इसे प्लीज। गॉट इट? समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन भी? थर्ड पे चलें। इरेज करना पड़ेगा, दिख गया मेरे को हालात नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके आओगे, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ बस। इसमें चेंज क्या है, इसमें आपकी नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 3%। ये 3% किस चीज का 3% आएगा? ये 3% आएगा आपके 100 का 3% फेस वैल्यू का। तो यहाँ आपका बनेगा 6 इंटू 0.60 प्लस रिडीम किया है 10% प्रीमियम पे तो 1010। अब 100 का 3% आ गया 3, तो आपका नेट प्रोसीड आ जाएगा यहाँ पे 97 डिवाइडेड बाय लाइफ आपकी 5 ईयर डिवाइडेड बाय 110 प्लस 97 अपॉन 2, और इसको सॉल्व कर लो इंटू 100 करके, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चले, क्या क्या था जी? हमने देख ली डेट की कॉस्ट, अब देखते हैं प्रेफरेंस की कॉस्ट, फिर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग को एक साथ करेंगे। अब अगर एक डेट समझ में आ गया ना, तो बाकी सारे अब इजी हो गए, सारे के सारे अब आपके लिए इजी हो गई हैं। ओके, देखो प्रेफरेंस में मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, सब में यूज होगा, जो कि है कॉस्ट अपॉन कैपिटल। कॉस्ट अपॉन कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कॉस्ट क्या होगी? उनका डिविडेंड बनेगी। कॉस्ट क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो प्लस वही रिडीम कितने पे किया? रिडम्पशन वैल्यू माइनस कर दो नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ, जितने टाइम के लिए आप ले रहे हो। इसमें एक स्टार पॉइंट मार्क करके लिख लो, परपेचुअल डेट प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट होता है प्रेफरेंस शेयर ही लिख लो। प्रेफरेंस शेयर आपकी जर्नली 20 ईयर के लिए रिडीम किए जाते हैं। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर, हाँ, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर आपका जर्नली 20 ईयर के लिए रिडीम होते हैं। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर को ही मैं ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी बोलती हूँ, ये याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट। हाँ, ये है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस नेट प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन लाइफ, एंड यहाँ रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बन गया ना फॉर्मूला? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ओनली आपका ये बनेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। बन गया ना फॉर्मूला? कितना इजी था, कहा था ना, एक समझ में आने के बाद दूसरा बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अब कुछ भी अलग नहीं है, बस इतना कि यहाँ पे आपके इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आएगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आ जाओ आगे रिटेन्ड अर्निंग पे। रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक के साथ बताती हूँ। मेरे को ये बताओ, ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब ऑनर, मतलब मेरा कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेस के ऑनर ने लगाई है, तो ये कैपिटल ही तो मेरी इक्विटी होती है। इक्विटी को भी तो हम बिजनेस के ऑनर बोलते हैं ना।
तो मैडम फिर ये रिटेन्ड अर्निंग कौन सी नई चिड़िया है और इनकी कॉस्ट में फर्क कैसे आया? बेटा जी, इनकी कॉस्ट में फर्क सिर्फ एक केसेस पे आता है कि जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर इशू करने की कॉस्ट आती है आपकी, जिसको कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कैसी कॉस्ट जी? जी ऐसी कॉस्ट आपको अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर्स को हायर करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन रिटेन्ड अर्निंग मेरा खुद का पैसा है, इसको मैं जहां पे लगाऊंगा उसके लिए मुझे किसी की हाई, ये तो मेरा प्रॉफिट था ना पिछले साल का, मैंने बचाया इसीलिए था ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर सकूं। तो रिटेन्ड अर्निंग को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो कॉस्ट वैसे तो आपकी इक्विटी की और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट सेम होती है, बट टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग से। क्यों? क्योंकि इस पे फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड होती है जो कि रिटेन्ड अर्निंग के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होती है उसका एक नाम और है जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट, आपका कुछ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी जो कॉस्ट होगी आपकी उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या जी ये फैंसी सा क्या वर्ड लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आया। समझो फिर, समझो ये आपके पास दो ऑप्शन है, एक में आपको सैलरी मिल रही है 1.5 लाख, दूसरी तरफ आपको सैलरी मिल रही है 2 लाख। 2 लाख वाली सैलरी वाली जॉब के ऑफर को आप लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आप इस कॉस्ट के ऑफर लेटर वाली जॉब को रिजेक्ट कर देते हो ना, तो यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कैसे? एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को लेने के लिए जो पुरानी कॉस्ट हमने छोड़ दी उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिविडेंड को, शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देने की बजाय अगले साल इन्वेस्ट करके अगले साल शेयर होल्डर को डबल डिविडेंड दे पाऊं, वो जो मैंने पैसा रखा उसे तो रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है और उसी के ऊपर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। समझ में आया? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगी सिर्फ हमारी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? क्योंकि मैंने बताया रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जनरली सेम होती है, डिफरेंस भी बता दिया कहाँ डिफरेंस होता है। तो जी इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? इक्विटी की कॉस्ट निकालने के आपके पास 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड्स यू हैव। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ बढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ गया जो कि आपका डेट का ही है। मेरे को ये बताओ, हमारे परपेचुअल डेट होते हैं, परपेचुअल डेट होता है। परपेचुअल डेट क्या? ई रिडीमेबल, जिनको रिडीम तो करना ही नहीं है, ई रिडीमेबल डेट है जिसको हमें रिडीम ही नहीं करना। तो इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? इनकी कॉस्ट आपकी निकलेगी मैं ये आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 10% परपेचुअल डेट इशू किया ऑफ ₹1,00,000, 5% प्रीमियम पे, टैक्स रेट है आपका 30%। तो अब निकालो, एक तो देखो टैक्स रेट दे ही नहीं रखा, एक तो क्वेश्चन यही करो कि पहले आपका टैक्स रेट नहीं दे रखा, दूसरा मैं टैक्स रेट बताऊंगी। टैक्स रेट में दो कंसेप्ट आते हैं आपके, एक आता है आफ्टर टैक्स और एक बिफोर टैक्स। फिलहाल एक बार ये करो, देखो सिंपल फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। कॉस्ट कितनी बनेगी? कितना देना है? 10% देना है। परसेंटेज आ गया तो मैं मानती हूँ कि 100 रुपीज का मेरा डेट है, क्योंकि परसेंटेज मतलब टोटल मेरा 100% में लेके चलती हूँ किसी भी परसेंटेज को। 5% प्रीमियम के ऊपर इशू किया गया है, मतलब कि जो मेरे को पैसा मिला है वो 5 रुपए ज्यादा मिला है, डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगी मेरी सीधी सीधी डेट की कॉस्ट। वहीं पे
अगर आपको इन टैक्स रेट दे रखा है तो उस केस में आप कैसे करोगे? उसमें आपके पास दो केसेस आएंगे। एक है आपके पास आफ्टर टैक्स और एक है आपके पास बिफोर टैक्स। ओके, अभी ये जो मैंने आपको सॉल्व करवाया ये है आपका बिफोर टैक्स वाला। ये अगर इसमें अगर टैक्स दे रखा हो तो आफ्टर टैक्स में हम कैसे करेंगे? 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है, 1 - t, टैक्स रेट मेरा 30 है तो 1 - t करेंगे, या तो आप ये सीधा 100 - 30 कर सकते हो। 100% में से 30% माइनस कर दो, या फिर 1 - 3 भी कर सकते हो, मतलब 30% आपका। तो इसमें आ जाएगा आपका 10 × 0.70, तो ये आ जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 1.105 इंटू 100। ये होगा आपका आफ्टर टैक्स में। इसको काट लो, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 0, 7 × 3 = 21, 3 × 6 = 18, 0.2063 = 18, 6.66 इसका आंसर आ जाएगा एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गॉट इट? अब चलो सीधा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, जो कि हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। सीधा टेबल पे ही लेके चलती हूँ, यहीं पे सारी चीजें समझा दूंगी। देखो, ये 5 मेथड होते हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के। ये जो 5 मेथड हैं ये इसी फॉर्म में आए हैं, ये आपका सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये आपका मॉडर्न मेथड है। सबसे पहला है अर्निंग प्राइस रेशियो। अर्निंग प्राइस रेशियो के अकॉर्डिंग आप इक्विटी को लेके चलते हो कि जितना आपने अर्न करी, अर्निंग पर शेयर डिवाइड कर दो उसको प्राइस से। ये मेथड आपका जब यूजफुल हो सकता है जब आपकी अर्निंग स्टेबल है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है तो शेयर होल्डर भी तो आपसे ज्यादा डिमांड करेंगे, तो ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिविडेंड भी ज्यादा मांगेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक नया मेथड आया, डिविडेंड प्राइस रेशियो, जिसके अंदर मैं अर्निंग को नहीं देखता कि कितना पैसा कंपनी ने कमाया, क्योंकि कंपनी जो कमा रही है वो तो ठीक है, लेकिन डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड कितना दे रही है ये भी तो देखो। कंपनी कमा रही है 1 लाख रुपए, डिविडेंड दे रही है तुम्हें 10-10 हजार रुपए टोटल सभी को दे रही है तो अच्छा ही है, लेकिन डिविडेंड दे रही है आपको 10 हजार, मतलब जितनी टोटल अर्निंग है उसका आप ओनली 10% ही डिविडेंड दे रहे हो। तो ये बोला गया कि अर्निंग से मैटर नहीं करता, ये देखो कि अर्निंग में से डिविडेंड कितना आ रहा है। उसके लिए आया आपके पास डिविडेंड प्राइस मॉडल, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालते हो कि डिविडेंड अपॉन प्राइस। समझ में आया? नेक्स्ट आपका डिविडेंड क्या स्टेबल रहता है? नहीं, डिविडेंड तो ग्रो भी करता है ओवर द टाइम। तो मेरे प्रॉफिट के कंपेयर में मेरा डिविडेंड की ग्रोथ कितनी है? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 50% से, डिविडेंड को आप इंक्रीज करो 5% से, ऐसा क्यों भाई? तो आपको ये देखना है डिविडेंड के कंपेयर में आपकी प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है, डिविडेंड की ग्रोथ के कंपेयर में। यहाँ आप लेते हो D1, D1 मतलब आपका न्यू डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0, पुराना प्राइस के साथ आप ग्रोथ को ऐड कर देते हो। समझ में आया? नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैक्सिमम यूज होने वाला आपका CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाला जाता है RF, ये तो मैं लिख के ही बताती हूँ। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है RF, सबसे पहले RF प्लस बीटा, ये बीटा क्या है सभी बताऊंगी, 1 सेकेंड का टाइम दो। RM माइनस RF। देखो, सबसे पहले RF क्या? RF आपका वो पैसा जो बिना रिस्क के तुम्हें बहुत इजीली मिल सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक के अंदर FD करवाते हो, कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हो, उसमें रिस्क तो बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का रिस्क होता है। तो वो होता है आपका RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा रिटर्न जो आपको बिना रिस्क लिए मिल सकता था। तो आप फिर रिस्क लोगे क्यों, इक्विटी में पैसा डालोगे क्यों? उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। प्लस बीटा, बीटा है आपका रिस्क फैक्टर, बीटा है आपका रिस्क फैक्टर। बीटा आपका वो रिस्क होता है जो हमेशा रहेगा ही रहेगा, बीटा को आप सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हो।
रिस्क दो टाइप का होता है यहाँ पे, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक रिस्क है, जो बीटा रिस्क है, वो हर सिचुएशन के अंदर आपका प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू जस्ट मैनेज। वहीं पे जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, उसको आप अपनी पॉलिसीज में, रूल रेगुलेशन में चेंज करके मैनेज किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट का रिस्क कितना है, बीटा रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो रिटर्न आपको मिलने वाला है, मतलब आपकी मार्केट का, उसमें से माइनस कर दो आपका रिस्क फ्री रेट, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको कितना पैसा मिल रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क फ्री रिटर्न है आपका 90 रुपीज, बीटा फैक्टर है आपका 1.9, कंपनी आपको जहां से आप प्रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी, कंपनी जहां से आप इक्विटी शेयर होल्डर ले रहे हो, वो आपको देती है 100 रुपीज, और आपका रिस्क फ्री है 90, तो कम से कम आपको 90 तो मिलना ही चाहिए। प्लस 90 में प्लस करोगे क्या, जितना रिस्क फैक्टर है और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 मल्टीप्लाई 1.9 मतलब कि 19, तो ये होगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आया? एक बार दोबारा फ्रेश पेज पे बताती हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है आपका CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो आपको बिना रिस्क के मिलता है, उसमें प्लस करोगे आप बीटा, मतलब मार्केट का रिस्क। बीटा किसके लिए होगा, वो रिटर्न जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये RM मतलब वो रिटर्न जो कि आपको आपकी कंपनी दे रही है, उसमें से माइनस कर दो रिस्क फ्री रिटर्न, माइनस करके ये रिटर्न आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा। और जब इसी में बीटा को प्लस कर, बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसको बोला जाता है मार्केट प्रीमियम। कि मार्केट का प्रीमियम क्या है, कितना एक्स्ट्रा आपको दे रही है। कई बार आपको सीधा RF और मार्केट प्रीमियम दे दिया जाता है, या आप इसको कह सकते हो रिस्क प्रीमियम भी, और आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये ध्यान रखना मार्केट प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम क्या है। समझ में आया ये भी? नेक्स्ट है आपका बॉन्ड यील्ड रेशियो, कि आपको कॉस्ट ऑफ डेट जो मिलने वाला था, प्लस उसमें से आप कितना प्रीमियम ऐड करते हो। ये वहां पे यूज होता है जहां कंपेयर करती है कंपनी, डेट से लूं या इक्विटी से लूं। आज की क्लास में हमने पूरा लिवरेज, पूरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। अब तुम्हारा काम क्या है, प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मैं भी करवाऊंगी। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक तो आपकी आज की ही, एक इससे पहले मैंने ली थी जिसके अंदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल को किया था। इसमें आपकी 3 से 4 क्लासेस और होंगी जिसमें मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही हमारी चल रही है, ये सीरीज ही हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है तब तक बढ़िया तरीके से MCQ। जैसे ही मेरे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, मैं करवाऊंगी आपको MCQ। गॉट इट? कल मेरी MCQ की ही क्लास रखूंगी मैं, इकोनॉमिक्स के MCQ करेंगे उसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, लास्ट तक क्लास में बने रहे, उसके लिए वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।